कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीर के लोगों खुद फैसला करेंगे कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कोटली में पहले कहा कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको ये आपका हक देगा और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए कि आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की, ये मेरी नजर में ये जमीन की जद्दोजहद नहीं है, ये जद्दोजहद ह्यूमन राइट्स की है। ये इंसानी हुकूक के अलावा कश्मीरियों का जमहूरी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें और इंशाअल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो मैं देख रहा हूं इस वक्त लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है मकबूजा कश्मीर में। मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, आजादी का जज्बा, जितना मर्जी जुल्म किया उन्होंने, वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। और इसलिए मेरा यह मान है कि कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, दुनिया के जब सरबराह मुल्कों के सरबराह को मिलूंगा, उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। अच्छा, अब आपके पास ये दो पुरानी जमातों के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें मौका दिया जाए फिर से। तो मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा कि आपने दो चीजें पूछनी है उनसे हमेशा, कि आपने लोगों की जिंदगी बेहतर करने में क्या किया, क्या आपने लोगों को मुश्किलों से, गुर्बत से निकालने के लिए क्या किया। और दूसरी चीज आपने पूछनी है कि 5-5 साल आपको मिले थे, 5-5 साल आपको हुकूमत में मिले थे, कितना आपने दुनिया में जाके कश्मीरियों का केस लड़ा। पूछे उनसे। केस लड़ना तो दूर की बात, वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, नौजवानों को अंधा किया गया, हर दूसरे दिन कश्मीरियों की कुर्बानी ली गई। हिंदुस्तान में जब मुसलमान गाय का गोश्त खाने पे उनको कत्ल किया गया सड़कों पे, बाकी भी अकलियतें, क्रिश्चियन, सिख, उनको भी बराबर का शहरी नहीं समझा गया।
क्योंकि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है। वो समझते हैं, जो आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व, वो समझते हैं कि बाकी शहरी, जो बाकी अक़लियतें, बाकी दीन, वो उनके बराबर के नहीं हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी, ये इन्होंने किससे ली? नाज़ी जर्मनी में 100 साल पहले इन्होंने उनसे ली, जबकि जर्मन समझते थे कि हम कोई खास नस्ल है और बाकी हमारे बराबर के लोग नहीं। ये वही आइडियोलॉजी है जो बाकी के लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। तो मैं अब सवाल पूछता हूं कि कितनी दफा असद जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया? कितनी दफा मजम्मत की जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है? और कितनी दफा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये आरएसएस के नजरिए जो कश्मीरियों को कुचल रहा था, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने, और फिर मिन्नतें करके उसके जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था वहां गया, हुर्रियत के लीडर्स को नहीं मिला, कश्मीर की बात नहीं की। फॉरेन सेक्रेटरी थी पाकिस्तान की, उनका टीवी इंटरव्यू है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की कहती हैं कि हमें हुक्म था कि हिंदुस्तान की आपने तनकीद नहीं करनी। तो ये क्यों था? क्यों ना जरदारी बोलता था, ना नवाज शरीफ बोलता था? तो अब ये जरा गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि ये क्यों था। मैंने, नौजवानों, आपके पास मोबाइल फोन है, एक गूगल कर सकते हैं जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। मीडिया के लोग भी हैं, सहाफी भी हैं, जरा सबको मैं ये सुनाना चाहता हूं। एक किताब है, उसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी? उसका नाम है रॉन सूस्किंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सूस्किंड। इस किताब पे 292 सफे के ऊपर चौथे पैराग्राफ पे एक चीज लिखी है, वो मैं चाहता हूं गौर से सुने। आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं बोलते और ना बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसमें वो लिखता है, ये जरा गौर से सुने आप बात, कि बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है, उनको नोट करवा रही हैं अपने बेटे को, बिलावल को, कि इन बैंकों में हमारे बाहर पैसे पड़े हुए हैं। और ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये बाहर की एजेंसीज कर रही हैं। और फिर वही एजेंसीज इसको सामने रखते हुए उसी किताब में आगे है कि वो बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ का समझौता करवाते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। इससे आपको क्या चीज पता चलती है कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन का पैसा, चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, तो ये सारे जो बाहर के मगरिब के मुल्क हैं उनको पता होता है, और वो इस इल्म से कि उनको पता है पैसा किधर है, वो कंट्रोल करते हैं आपको। और उसी किताब में बाद में लिखते हैं कि क्योंकि उनको पता था कि इनका पैसा बाहर किधर किधर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने प्रेशर किया जनरल मुशर्रफ से समझौता करने का। क्योंकि वो दिन थे जब एक वकला की मूवमेंट चली हुई थी
इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे थे 2008 में, एपीडीएम की जमातें एक तरफ थी, तो तब उन्होंने पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता करवाया और हम सारे थे एपीडीएम में। हम कह रहे थे चीफ जस्टिस को निकाला, उसको बहाल करो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ नवाज शरीफ भी था। 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया। ये सब रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया, जिधर उसके पैसे बाहर पड़े थे उन्होंने उसको हुक्म किया कि इलेक्शन लड़ो, और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। तो इससे कोटली के बाशऊर लोगों, समझने की बात है। अब आपके कितने लोग बाहर मैनचेस्टर, इंग्लैंड, कई मैं कश्मीर वहां से मिलता हूं जो कोटली से आए हुए हैं, वो सब समझते हैं इन चीजों को कि अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। अब नरेंद्र मोदी से ये उसको क्यों साथ मिलाना चाहता था नवाज शरीफ? क्योंकि ये भी कश्मीर के लोगों सुन लो, कोटली के लोगों, जो हिंदुस्तान की लॉबी है बाहर और खास तौर पे अमेरिका में, वो इस्राइल के साथ मिलकर काम करती है, सबसे तकड़ी लॉबी है। उसकी दोस्ती इसलिए कर रहा था नरेंद्र मोदी से कि वो इसकी मदद करे, अगर इनके जो पैसे बाहर पड़े हैं वो बच जाएं। तो ये जो नरेंद्र मोदी मुल्क को बुरा भला कहता था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उस वक्त रहील शरीफ थे नवाज शरीफ के जमाने में, उसको दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता था, हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट करता था। लेकिन मुल्क का वजीर आजम उसको शादियों पे बुलाता था, उससे दोस्ती करता था। तो इसलिए सुन लें कि ये जो हमारे मुल्क पे पिछले दौर जुल्म हुए हैं, इन दोनों के 10 सालों में मुल्क में हमारा जिसको हम अपना एलआई कहते थे, हमारा दोस्त, वो यह बमबारी करता था, ड्रोन अटैक्स करता था। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे, और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? ये कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की, और मुनाफिकत, पब्लिक में मुजम्मत, और उनको इजाजत दे रहे हैं। एक और किताब है, ये भी नौजवानों ये भी नोट कर लो, एक किताब है ओबामा's वॉर, बड़े सहाफी ने लिखी हुई है, उसका नाम है बॉब वुडवर्ड। उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि जरदारी बात कर रहे हैं अमेरिकी जनरल से, वो अमेरिकी जनरल तासुर दे रहा है कि जनाब ड्रोन अटैक से आपके बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। तो उस किताब के अंदर जरदारी का जवाब है कि कोलैटरल डैमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें, मर्द, बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये उस किताब में लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इनकी वफादारी इस मुल्क से नहीं है, अपने पैसे से है जो बाहर पड़ा है, और इसलिए ये कश्मीर की बात ना करेंगे, ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ,
इसराइल ने जुल्म किया, आपने देखा होगा टीवी पे, घर गिरा दिए उनके, बच्चे मर गए, पता नहीं कितने। क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी है इसराइल की? एक स्टेटमेंट बताएं, सुनी है? जिस तरह कभी आरएसएस का ये नाम नहीं लेंगे, ये कभी तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आपका करप्शन का पैसा बाहर मुल्क में पड़ा हो, आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आप कौम के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और कोटली के लोगों, दूसरी चीज आपने ये पूछना है कि आपके होते हुए गुर्बत कम हुई कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हुई कम? क्या आपने लोगों के, गरीब तबकों के लिए कुछ किया? मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं, एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। कामयाब पाकिस्तान में एक खानदान जो 40% नीचे खानदान है, उसको सूद के बगैर कर्जा, एक फर्द को, ताकि वो अपनी दुकान कर सके, अपनी जिम्मेदारी कर सके, उसको सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उस खानदान को हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है, उसमें हम माइक्रो फाइनेंस के जरिए बिल्कुल सस्ते कर्जे देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा। तीसरी चीज कि वो एक घर के अंदर एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो अपनी कोई नौकरी और हुनर सीख सके। आजकल कंप्यूटर एज है, बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और फिर हेल्थ कार्ड, हर निचले खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा, 10 लाख रुपया किसी भी अस्पताल में जाके अगर कोई बीमार हो इलाज करवा सकता है। और फिर एहसास प्रोग्राम दिसंबर में शुरू हो रहा है। निचले 40% खानदानों के लिए जो महंगाई आई है, दुनिया में इस वक्त 40% खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं जब से ये कोरोना हुआ है। तो उसके लिए हम 40% नीचे खानदानों की खाने पीने की चीजें, घी, दाल, चीनी, आटा, इसके लिए डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको ताकि इनको सबसे सस्ती खाने पीने की चीजें मिलें। दिल्ली के लोगों, परसों आपने वोट अपनी देनी है। ये समझे कि इस वोट से आपने अपना मुस्तकबिल बदलना है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि मैंने जो 2 चीजें आपको बताई कि एक तो सारे कश्मीरियों का इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह दिलेरी से जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे नौजवान, एक तो हमारा सारा दिल उनके साथ है, दुआएं उनके साथ हैं और केस इंशाल्लाह मैं उनका लड़ूंगा। लेकिन दूसरी कि हमने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकालना है, जिस तरह चाइना ने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकाला पिछले 30 साल में। और उसके बाद जो मैंने कश्मीर में देखा, हमने जब पख्तूनख्वा के 5 साल 2013 और 2018 के बीच में जब वो सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी पख्तूनख्वा में, उस एक वजह यह थी कि हमने वहां टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ाई। 5 सालों में टूरिज्म दुगनी से तिगनी कर दी पख्तूनख्वा में। उसी तरह आजाद कश्मीर, ये एक अल्लाह ने आपको खूबसूरत तरीन इलाका दिया है।
अब इसके ऊपर हम इंशाल्लाह टूरिज्म पे जोर लगाएंगे और उसकी वजह से इंशाल्लाह आपके नौजवानों को बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और ये फिर अभी मैं देख रहा हूं कि नून लीग, जिस तरह भी अली अमीन ने कहा कि अभी से शुरू हो गए कहना कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। ये वैसे कमाल धांधली होगी, अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। यह भी एक अजीब मोर्चा होगा कि सब कुछ उनका और धांधली हम करेंगे। इंशाअल्लाह 25 तारीख को एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी आजाद कश्मीर में और उस तब्दीली के बाद फिर मैं कोटली में आके आपसे मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कोटली में जलसे से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि 25 जुलाई को अपने वोट से मुस्तकबिल का फैसला करना है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को घरों से बाहर निकलें और अपने हक में फैसला दें। उन्होंने ये भी कहा कि आपको मैं बताता चलूं कि मेरी हुकूमत जब आएगी तो रेफरेंडम दोबारा होगा कि पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर वालों की किस्मत बदलने वाली है।